स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं। ये जो हमें द्विघात समीकरण दिए गए हैं, हमें इन द्विघात समीकरणों का क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। वो भी किस विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ पर हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ब्रेक करने का प्रयास करते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए। चलिए हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। आप लोग सोचिए हम लोग ऐसा क्या करें। एक तो हमारे पास होता है 5 दूनी 10, ठीक है। कितना होता है, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, -10 है। ये जो -10 है, हमने इसको ब्रेक किया 5 गुणे, पहले तो हम 10 को ब्रेक करेंगे, 10 हमारा 5 गुणे 10 में टूटा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें -3 चाहिए, ठीक है। इसको -5 गुणे 10 कर देंगे। यहाँ पर अब आप लोग ध्यान से देखिए, -5x ले लेंगे और हम +2x ले लेंगे, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट देखिए, -5x + 2x कितना आएगा, -3x। तो यहाँ पे हमें -3x मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर ये जो हमारा -3x है, इस -3x के स्थान पर हम लोग -5x + 2x रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर आप करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए -3x के स्थान पर यही रखना है, -5x + 2x - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप -5 को +2 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -10। -5x + 2x करेंगे तो हमें -3x मिला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे। तो हमने x कॉमन किया तो हो गया x - 5 प्लस, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम 2 निकाल सकते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन कर सकते हैं। हमने 2 कॉमन किया तो यहाँ पर बचा x, माइनस लगाइए 2 × 5 = 10 इज इक्वल टू 0। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस वाले ब्रैकेट में जो आ रहा है वही यहाँ पर भी आना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर x - 5 है इतने में, और यहाँ पर x - 5 है, तो हम क्या करेंगे, x - 5 को कॉमन कर लेंगे। तो हमने इसमें और इसमें से x - 5 कॉमन किया, हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर +2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें मूल निकालने हैं। चलिए लिखिए, यदि x - 5 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। भाई -5 को आप इधर भेजोगे तो +5, या फिर लिखिए यदि x - 5 = 0 तो x बराबर 5 है। फिर अगर हमारा x + 2 बराबर हो जा रहा है 0 के, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया था, हमने इसके मूलों को निकाल लिया है। लिखिए, अतः x स्क्वायर -3x - 10 इज इक्वल टू 0 के मूल 5 तथा -2 हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस सेकंड नंबर पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, हमें मूल निकालने हैं। तो चलिए हम लोग इस समीकरण का मूल निकालते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, भाई इसका गुणनखंड विधि से मूल निकालना है तो हम लोग गुणनखंड ही करेंगे। लिखिए 2x स्क्वायर + x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, गुणनखंड करने का हमारा एक नियम होता है। नियम क्या है, नियम को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर जब 1 होता है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, वही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है।
तो इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है, -6 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -12 आ गया। अब ये जो -12 आया है, इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का एक्स आना चाहिए। चलिए अब हम इसको कैसे ब्रेक करें आप बताइए। अगर हम कर दें 4x को मल्टीप्लाई कर दें, देखिए -12 को ब्रेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, -4 गुणे में 3, तो -4 गुणे 3 करेंगे -12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम -4x + 3x करेंगे तो हमें -x मिल रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, +x। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस रख के इसको माइनस रख देंगे। अब देखिए जब हम ले लेंगे +4x - 3x = देखिए 4x में से 3x घटा हमने x आ गया हमारे पास। तो इस x के स्थान पर हम लोग इस मान को रखेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिखिए 2x²। अब इस x के स्थान पर क्या रखना है, 4x - 3x लिखिए, +4x - 3x - 6 = 0। अब आप हल कर लीजिए इसको, देखिए क्या आता है। यहाँ से हम लोग दो, देखिए यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 4x है। तो अगर आप लोग देख पा रहे हो अच्छे से, तो यहाँ से हम लोग 2x को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो हमने 2x को कॉमन किया, तो जब हमने यहाँ से 2x निकाल लिया तो हमारे पास बचा क्या, x। अब यहाँ से x तो निकल गया, 2 भी निकल गया, तो बचा क्या, 2। -3 यहाँ से हमने कॉमन किया, देखिए -3 कॉमन निकल गया, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6 = 0। यहाँ पर देखिए x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, तो हमने x + 2 को कॉमन कर लिया है। और यहाँ से देखिए 2x - 3 = 0, ऐसा आ गया हमारे पास। लिखिए यदि x + 2 हमारा बराबर है 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस +2 को इधर भेजिए -2। और अगर 2x - 3 हमारा 0 के बराबर है, तो 2x बराबर -3 को इधर भेजेंगे +3, और यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पर ये जो समीकरण हमें दिया गया था, हमने इसको इसके मूलों को निकाल लिया। लिखिए अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल x = -2 तथा 3/2 है। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। अब भाई गुणनखंड विधि से मूल निकालने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए आप करोगे क्या, यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है, x² के गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 5√2 है। चलिए तो हमारा जो 5√2 है, 5√2 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² के गुणांक को। तो x² का गुणांक क्या है, √2, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आता है, 5 √2 को √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। आप लोग इस बात को याद रखिए, जैसे अगर आपके पास √a है और आप √a को √a से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास क्या आता है, a। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया। अब 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी हो गया 10। अब आप लोग करोगे क्या, यहाँ पर ये जो 10 आया है, इस 10 को हमें कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि यहाँ पर हमें क्या मिले, 7x। चलिए अब हम सोच सकते हैं, अगर हम 5 गुणे, चलिए अगर हम 5 गुणे, देखिए 5 गुणे 2 किया 10। अब अगर हम 5x + 2x करें, तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा, प्लस 5x + 2x हमारे पास यहाँ पर 7x मिल भी जा रहा है। तो यहाँ पर 7x के स्थान पर हम लोग 5x + 2x राइट करेंगे। तो चलिए 7x के स्थान पर क्या रखना है, 5x + 2x। लिखिए सॉल्यूशन, एक बार राइट कर लीजिए, जो दिया गया है, √2x² + 7x
प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखे अंडर रूट 2x²। अब 7x के स्थान पर क्या लिखना है 5x प्लस 2x लिख दीजिए। 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, यहां से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, यहां पर x है, यहां पर भी x है, तो यहां से हमने x कॉमन निकाला तो बचा क्या अंडर रूट 2x प्लस 5, ठीक है। प्लस अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर 5, यहां पर अंडर रूट 2 है और आपको पता है 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2। अब यहां से तो हम लोग अंडर रूट 2 कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो हमने अंडर रूट 2 को कॉमन निकाला तो बचा क्या अंडर रूट 2x प्लस यहां से अंडर रूट 2 निकल गया तो यहां पर बचा 5 इज इक्वल टू 0। चलिए आगे देखिए, अंडर रूट 2x प्लस 5 यहां पर है, अंडर रूट 2x प्लस 5 यहां पर है, तो हम करेंगे क्या अंडर रूट 2x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। लिखिए यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 तो अंडर रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा -5 और x बराबर -5 अपॉन में अंडर रूट 2, इतना आ गया। चलिए अब अगर हमारा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो जा रहा है 0 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के मूल हमारे पास क्या आ गए -5 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। लिखिए अतः दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण का मूल -5 अपॉन अंडर रूट 2 तथा माइनस अंडर रूट 2 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने थर्ड नंबर को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग फोर्थ पर चलते हैं और इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है 2x², लिखिए 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 1/8 है ना, इसको हम क्या करेंगे पूरे समीकरण को 8 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। लिखिए 8 से गुणा करने पर, ऐसा क्यों करें ताकि हमारा जनरल फॉर्म में चेंज हो जाए और हमें गुणनखंड करने में आसानी हो। 8 से गुणा तो हम लोग कर ही सकते हैं, जैसे आपके पास कोई समीकरण है उसके लेफ्ट साइड, भाई इसमें आप लोग क्या कर सकते हो इधर 8 से गुणा कर दीजिए, इधर 8 से गुणा कर दीजिए, गुणा करिए। समझिए जैसे कोई समीकरण हमारे पास, जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई समीकरण है, कोई भी समीकरण लिख लो इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको अगर हम किसी सेम संख्या से चाहें तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने 8 से गुणा किया तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x और यहाँ पर हो जाएगा 8 से कैंसिल प्लस 1। अब भाई 0 को 8 से गुणा करोगे तो आपके पास रिजल्ट के रूप में 0 ही मिलना है, तो इधर लिखते नहीं, वैसे हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा जनरल फॉर्म में चेंज हो चुका है, हम लोग इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। हमने क्या कहा आपको करना क्या है, इस 16 को उठाना है, यानी कि जो x² का गुणांक है x² के गुणांक को आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, इस c से। तो 16 को हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 16। अब यहाँ पर हमें -8x चाहिए। अब बताइए हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें प्लस और यहाँ पर माइनस मिले। तो 16 को हम लोग -4 गुणे -4 कर सकते हैं। तो अगर हम लिखें -4x माइनस 4x, भाई -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16 मिल रहा है, यहाँ पर हमें प्लस चाहिए तो प्लस मिल रहा है। -4x माइनस 4x करेंगे तो -8x भी आ जा रहा है। इसका मतलब है हम लोग -8x के स्थान पे
-4x राइट करेंगे। तो लिखिए 16x² -8x के स्थान पे रखना है -4x, यहाँ पर रखिए -4x + 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 16x², इसका मतलब हम लोग 4x को कॉमन कर सकते हैं। तो हमने 4x कॉमन किया तो क्या बचा, 4 चौके 16x -1। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, 4x -1 = 0। देखिए 4x -1 यहाँ पर भी है, 4x -1 यहाँ पर भी है, तो हमने 4x -1 को कॉमन किया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 4x -1 = 0। चलिए लिखिए यदि 4x -1 बराबर 0 है तो 4x = 1 तथा x = 1/4 आ गया। ठीक है, x का मान क्या आया, 1/4। चलिए अब यदि हमारा 4x -1 = 0 है, फिर से वही x का मान क्या आ जाएगा, 1/4। तो यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण है स्टूडेंट, इसके जो मूल है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 1/4। लिखिए अतः दिए गए समीकरण के मूल का मूल 1/4 तथा 1/4 है, यानी कि मूल क्या है, समान है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस 5वें नंबर पर चलते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी वही काम करना है, हमें मूल ही निकालने हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। चलिए हल कर लेते हैं। लिखा गया है 100x² - 20x + 1 = 0। अब देखिए x² के गुणांक को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो x² के गुणांक को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। तो x² का गुणांक है 100, 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आ गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए -20, तो -20 कैसे आएगा, आप 100 को किस तरीके से ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस चाहिए, यहाँ पर माइनस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -10 गुणे -10 कर देंगे तो प्लस का 100 मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -10x करेंगे तो भाई -20x भी हो जा रहा है, तो इसका मतलब -20x के स्थान पे क्या रखेंगे, -10x। ठीक है, अब आप लोग बात को समझ भी रहे होंगे, गुणनखंड करना आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए लिखिए 100x² -20x के स्थान पर क्या रखना है, -10x रख दीजिए, और यहाँ पर +1 = 0। अब यहाँ पर 100x² है, यहाँ पर 10x है, तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 10 x हमें कॉमन दिख रहा है, तो 10 दाम होता है 100, यहाँ से x निकल गया तो एक x बचा है -1। यहाँ पर देखिए आपने क्या कॉमन करना है, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x, माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पर -1 = 0, ऐसा ही होगा। यहाँ पर 10x -1 है, यहाँ पर भी 10x -1 है, तो हमने क्या किया, 10x -1 कॉमन किया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x -1 = 0। अब देखिए लिखिए यदि 10x -1 बराबर 0 के है तो 10x बराबर, देखिए ये 1 इधर आएगा और x = 1/10। ठीक इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, 10x -1 बराबर 0 के है तो x बराबर -1 यहाँ आएगा, 10 नीचे चला जाएगा, तो x का मान 1/10। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण है इसके मूल क्या आ गया, 1/10, यानी कि मूल समान है। चलिए लिखिए अतः दिए गए समीकरण के मूल का मूल x = 1/10 तथा 1/10 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सवालों को सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात कही जा रही है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमारा उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 में जो समस्या दी गई है हमें उसे हल करना है। ठीक है, तो उदाहरण 1 की पहली समस्या ए है और दूसरी समस्या हमें ए दी गई, इन समस्याओं को हमें हल करना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। आप लोग
क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद हमें इसको हल भी करना है। तो चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, जॉन है, जीवंती है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते। चलिए इतनी बात लिख लेते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास 5 कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो चलिए मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। अब स्टूडेंट जॉन के पास x कंचा है और कुल कंचे 45 से, तो 45 में से x तो निकल गया। अब जो भी बचा होगा वो जीवंती के पास होगा, तो 45 माइनस x कंचे जीवंती के पास होंगे। लिखिए, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। चलिए अब आगे देखिए, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। चलिए दोनों क्या कर रहे हैं, 5-5 कंचे खो देते। लिखिए 5-5 कंचे खोने के बाद अब भाई इन्होंने 5 कंचा खोया तो इनके पास कितने कंचे बचे। लिखिए जॉन के पास बचे कंचों की संख्या जॉन के पास बचे कंचों की संख्या। तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में कितना था, x था। x में से 5 निकलने का मतलब क्या बचा, x माइनस 5। तो इसी तरीके से जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद कितने बचे। लिखिए जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या। अब भाई इनके पास कितना था, 45 माइनस x था। अब इन्होंने 5 क्या कर दिया, खो दिया। तो 5 खोने के बाद कितना बचा, देखिए 45 माइनस x माइनस 5, और आप 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस x। इतने कंचे बचे। अब देखिए आगे क्या बात कही जा रही है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो लिखिए कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। और यहां से देखिए कंचों की संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, x माइनस 5 गुणे में 40 माइनस x। भाई यही तो बचे हुए कंचे हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आ रहा है, 124 के। तो इसको 124 के बराबर दिखाइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x को 40 से मल्टीप्लाई करिए तो 40x आ गया, प्लस x को हमने माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया। चलिए -5 को 40 से गुणा करना, तो -5 गुणे 40 करेंगे तो हमारे पास -200 हो जाएगा। -5 को हमने माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, +5x इज इक्वल टू 124। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए -x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x, तो हमारे पास कितना हो गया, 40 5 45x। ए है -200। इस 124 को आप इस तरफ लेकर के आइए तो हमारे पास हो गया -124 बराबर हो गया 0 के। -x स्क्वायर प्लस 45x -200 है -124, -200 में -124 इसका
सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -200 -124, हमारे पास -324 हो जाएगा, बराबर हो गया 0 के। चलिए अब हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस हमने कॉमन करके इधर भेजा, या फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, जैसे समझ सको। तो एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए अब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, और हमें क्या चाहिए, -45x चाहिए। तो चलिए 324 को हम लोग 324 का गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करना आप लोगों को आता ही होगा। चलिए करते हैं इसको, 2 से काटिए, तो 2 1 के 2 1 3, ये हो गया कितना, 12, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। आगे देखिए 2 से काटिए, 2 अटे 16, 2 1 के 2, फिर किससे कटेगा, 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21, फिर कटेगा 3 से, तो 3 9 27। आगे किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से हमने काटा, फिर किससे कटेगा, 3 से। अब आप सेट कर लीजिए, हमें क्या चाहिए, -45 चाहिए, इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है। तो 2 दूनी 4, 3 12, अगर हम 12, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, नहीं बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम करें 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, हमें यहाँ पे प्लस 324 चाहिए। ठीक है, हमारे पास कितना है, 324, तो हमारे पास आ गया 36 को 9 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो 36 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमें -45 चाहिए। तो अगर हम इसको -36 कर दें, इसको -9 कर दें, तो -36 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 324 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लिख दें -36x -9x, तो -36 -9x कितना हो जाएगा, -45x। अब यहाँ पर ये जो हमारा -45x है, इस माइनस, यहाँ पर देखिए -45x के स्थान पर क्या रख सकते हैं, -36x -9x, ये रख के आप इसको हल कर लीजिए। x स्क्वायर -36x -9x और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए, x कॉमन कर सकते हैं, x हमने कॉमन किया तो यहाँ पर बचा क्या, x -36 बचा। यहाँ पर देखिए हमने -9 कॉमन किया, तो यहाँ पर क्या बचा, x -9 त्रिक 27, 5 32, 54 हो गया, 9 छके 54 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना आ गया, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आया x, चलिए लिख लेते हैं एक बार, x -36 -9 x -36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। x -36 यहाँ पर है, x -36 यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, x -36 को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, x -9 इज इक्वल टू 0 को लिखिए। यदि x -36 बराबर 0 है, तो x बराबर हमारे पास 36 आ जाएगा। और अगर हमारा x -9 बराबर 0 है, तो x बराबर 9 आ गया। तो x का मान स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, 36, और x इज इक्वल टू 9 आ गया। देखिए अब अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू हम मान लीजिए 36 लेके चल रहे, चलिए लिखिए x बराबर 36 पर। अब हमें तो पता है नहीं किसके पास ज़्यादा कंचे हैं। ठीक है, तो एक बार में x इज इक्वल टू 36 लेंगे, तो जॉन के पास कितने कंचे थे आरंभ में, तो हम x बराबर 36 लेंगे, 36। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, रहेंगे भाई, 36 जॉन के पास होगा, जीवंती के पास, तो 45 माइनस x करिए, और x के स्थान पर 36 रखिए, तो जीवंती के पास कितने कंचे, 9, 36 व 9। फिर यदि हम लोग x बराबर 9 रख दें यहाँ पर, देखिए तो स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने कंचे थे, 9, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर क्या रखना, 45 माइनस 9 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 36। तो 9 हुआ 36। तो जॉन के पास अगर 9 कंचे रहे होंगे तो जीवंती के पास 36 थे। अगर जॉन के पास 36 रहे होंगे तो जीवंती के पास 9 है। ठीक है, तो लिख दीजिए, अतः उनके पास 36 व 9 कंचे थे। या फिर
9 व 36 कंचे थे। ठीक है, कोई कन्फर्म तो है नहीं किसके पास ज़्यादा थे किसके पास कम थे, तो ये दोनों ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग इसके सेकंड नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, वो जो विशेष दिन था। ठीक है, चलिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कितने खिलौने निर्मित करता है पता नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या बराबर है x। तो हमने माना कि x खिलौने निर्मित किए गए। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता। तो चलिए हम लोग प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकाल लेते हैं। लिखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य। अब बताइए प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा भाई। जब हम 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाते हैं, तो एक दिन में निर्माण किए गए जो खिलौने की संख्या है, एक दिन में निर्मित किए गए जो खिलौने की संख्या उसको हमने x माना है। तो जब 55 में से x घटा देंगे तो हमें एक दिन में कितने खिलौने, भाई 55 में से x घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है वो हमें मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी। अब कुल निर्माण लागत कितना दिया स्टूडेंट, कुल निर्माण लागत है 750। अब आप लोग सोच करके देखिए, एक दिन में x खिलौने निर्मित किए गए और एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x रुपये है। तो जब हम x को 55 माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल निर्माण लागत पता चल जाएगी। भाई एक खिलौने का जो मूल्य इतना है और इतने खिलौने बने हैं, तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 750। सॉल्व कर लेते हैं इसको। x को हमने 55 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। चलिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 55x, इस 750 को इधर लेकर के आइए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन करिए या फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो 750 है इसको ब्रेक करिए और हमें ब्रेक करने के बाद क्या चाहिए माइनस 55x। तो हमारे पास है 750, अगर माइनस 25 गुणे माइनस 30 कर दे, भाई 25 शून्य शून्य 25 दिया 75 माइनस माइनस का गुणा प्लस, हमारे पास 750 आ गया। और इसको लिख दें माइनस 25x माइनस 30x, तो हमारे पास कितना हो जाएगा देखिए 30 20 50 5 55, तो माइनस 55x हो गया। ये जो माइनस 55x है इसके स्थान पर हम लोग यही राइट कर देंगे, तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। x देखिए हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमने x कॉमन किया तो x माइनस 25 और यहाँ से हमने माइनस 30 कॉमन किया तो बचा क्या x माइनस, देखिए माइनस 30 दूनी 60 15 75 हो गया 150, 30 पंचे 150। x माइनस 25 यहाँ पर है, x माइनस 25 यहाँ पर है, तो हमने x माइनस 25 को कर लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट यदि x माइनस 25 हमारा क्या है, 0 है, बराबर के जी, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। और यदि x माइनस 30 बराबर 0 है तो x बराबर आ गया 30। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, जब हम x बराबर 25 ले लेंगे तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या कितनी आ जाएगी, 25। और खिलौने की कीमत क्या आ जाएगी, 25 लेने पर बात कर रहे हैं। ठीक है, x बराबर हमने 25 लिया तो 55 माइनस 25 कर दीजिए और एक खिलौने की कीमत कितनी आ गई, 30 रुपये। चलिए, जब हम लोग x बराबर 30 ले लेंगे तो देखिए एक दिन में निर्मित किए गए जो खिलौने हैं उनकी संख्या क्या आ जाएगी, 30, और खिलौने की कीमत क्या आ जाएगी, देखिए 55 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 25। यही हमारा आंसर हो गया। लिखिए, अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या स्टूडेंट 25, अगर या तो 25 रहा होगा या तो 30। ठीक है, 25 व 30, खिलौनों की संख्या 25 अथवा 30 थी। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है, x है। तो स्टूडेंट जब हमने पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या भाई 27 माइनस x हो जाएगा। तो लिखिए दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस x। अब आगे में दिया है कि जिनका जो गुणनफल है कितना है, 182 है। देखिए प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है स्टूडेंट, 182 दिया गया है। तो यहाँ पर आप 182 लिखिए, पहली संख्या हमारी x है को मल्टीप्लाई करना है किससे, 27 माइनस x से, और गुणनफल के रूप में मिल रहा है 182। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते चले जाइए। हल करिए, x को हमने 27 से गुणा किया तो हमारे पास 27x आ गया, माइनस लिखिए x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको उधर लेकर के जाइए तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया तो प्लस एक्स स्क्वायर, इस 27x को हम इधर लेकर के आए तो माइनस 27x, और यहाँ पर कितना 182 इज इक्वल टू इधर 0 बचा तो इसको पलट दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस हमारे पास क्या होगा 182। चलिए अब यहाँ पर इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करने का रूल क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप इसको यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हमने 1 को 182 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 182। ठीक है, अब इस 182 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करिए कि आपके पास माइनस 27x आए। भाई हमको ये चाहिए, इसी के हिसाब से ब्रेक करना। चलिए अब कैसे ब्रेक करें इसके लिए चलिए हम इस बात को समझ लेते हैं। इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, काटिए इसको, 2 9 18, 2 1 के 2। ठीक है, फिर किससे काटेंगे, 2 9 18, 2 1 के 2। अब इसको काटेंगे 7 से तो यहाँ पर आ जाएगा 13, और इसको हम काट देंगे किससे, 13 से, तो हमारे पास 1 आ गया। तो 7 दूनी 14। अब आप देखिए अगर हम 14 गुणे 13 करें तो 14 गुणे 13 करेंगे 182 हो जाएगा, और हमें यहाँ पर माइनस 27x चाहिए, यहाँ पर 142 चाहिए, 182 चाहिए। तो इसको लिख दें माइनस 14x माइनस 13x। ठीक है, जैसे माइनस 14x को जब माइनस
13 से मल्टीप्लाई करेंगे, -14 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और यहाँ पर -14x -13x करेंगे तो 14 13 कितना होता है 27, तो हमें मिल जाएगा -27x। ठीक है, ये जो -27x है, इस -27x के स्थान पर आप लिख दीजिए -14x -13x। चलिए लिखते हैं x² -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। चलिए हल कर लेते हैं हम लोग इसको। यहाँ से देखिए x कॉमन हो रहा था, x हमने कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा x -14। यहाँ से हमने -13 कॉमन किया तो यहाँ पर बचा x, माइनस काटिए 13 के 13, 5 18, ये हो जाएगा 52, 13 चौके 52 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, x -14, यहाँ पर x -14 तो इस ब्रैकेट में x -14, यहाँ पर x -13 है तो इस ब्रैकेट में हमारा आ गया x -13 इज इक्वल टू 0। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब देखिए यदि x -14 बराबर 0 है तो x बराबर 14 हो जाएगा, और इधर से देख लीजिए x -13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अब स्टूडेंट कौन सी पहली संख्या है कौन सी दूसरी संख्या हमें दिया तो गया नहीं है, तो ए भी पहली संख्या ए हो सकती है, दूसरी ए वाली हो सकती है, या फिर दूसरी ए पहली ही हो सकती है। ठीक है, चलिए x का मान हम 14 रख के देख लेते हैं। लिखिए x बराबर 14 पर, x बराबर 14 पर, तो x का मान हमने 14 रखा तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, चलिए इसमें x के स्थान पर 14 रखिए, 27 - 14 बराबर 13। तो इस केस में पहली संख्या a हो गई, दूसरी a हो गई। अब अगर हम लोग x बराबर 13 रख देंगे, समझ लीजिए इस बात को, जब हमने x बराबर 13 रखा तो ये तो पहली संख्या हो गई, 27 - x, x के स्थान पर कितना रखना है 13, तो a वाली संख्या 14 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी संख्या पहली या दूसरी हो सकती है, हमें संख्याओं को बताना था, तो हमारी संख्याएं क्या आ गई 14 व 13। लिख दीजिए अतः संख्याएं 14 व 13 है, या फिर 13 व 14 है, कोई बात नहीं। चलिए, तो इस तरीके से ये जो हमारा प्रश्न था हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो पहला पूर्णांक है, पहले पूर्णांक को हम x मान लेते हैं। लिखिए माना पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। अब स्टूडेंट हमें x के क्रमागत चाहिए। जैसे अगर हमने संख्या 2 बोली और हमने कहा हमें 2 के क्रमागत संख्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, धनात्मक पूर्णांक चाहिए तो 2 में आप 1 जोड़ दोगे तो 3 आपको मिलेगा। इसी तरीके से x, भाई 2 क्रमागत लेने हैं तो x में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें x + 1 यानी कि इसके आगे वाली संख्या मिल जाएगी। लिखिए इसलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, जब हमें क्रमागत लेना होता है धनात्मक पूर्णांक में तो पहला x लेते हैं और दूसरे को x + 1 लेते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इनके वर्गों का योग 365, वर्गों का योग यानी कि पहले का वर्ग करिए, दूसरे का वर्ग करिए और इनका योग कर दीजिए। हमने योग कर दिया है, कितना है 365 है। इसको हल कर लीजिए, x स्क्वायर x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर + 1 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो 2 × x 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 365। हल करिए आगे, x स्क्वायर में x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर + 2x। अब इस 365 को इधर लेकर के आइए। ठीक है, 2x स्क्वायर
365 को इधर लेकर के आइए, -365 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे देखिए 2x² प्लस 2x, 365 प्लस 1 -365 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन सब जगह दिख रहा है, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 कॉमन किया तो बचा x² प्लस x माइनस 2 1 के 2 1 3 ये हो गया 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब 2 हमारा 0 के बराबर तो हो नहीं सकता, तो 0 के बराबर कौन होगा, ए वाला। लिखिए x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसका करना क्या है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए करते क्या है भाई, x² का गुणांक 1 है, x² के गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से, ठीक है। तो जब 1 होता है तो हम ध्यान नहीं देते, ठीक है। वैसे 182 को आप ब्रेक करिए, कर ही लेंगे तो कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, -182 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -82 182 है तो -182 गुणे 1 करेंगे -182। अब इसे में ब्रेक करना है और हमारे पास आना क्या चाहिए, x जोड़ने या घटाने के बाद। तो चलिए 182 को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 1 के 2, ठीक है। आगे देखिए अब किससे कटेगा, 7 से, तो काटोगे तो 13 हो जाएगा, फिर 13 से कटेगा 1 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, आप 14 गुणे 13 कर दीजिए, हमें +14 लेना है और गुणे में -13, तो हमारे पास -182 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 14x माइनस 13x लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x। अब इस x के स्थान पर यही आप रख दीजिए, गुणनखंड आपका हो जाएगा। तो x के स्थान पर रखिए +14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x हमने कॉमन किया तो बचा x + 14 माइनस यहाँ से आप 13 कॉमन करिए तो यहाँ पर बचा x, ठीक है। माइनस हमने कॉमन किया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, 13 के 13 5 18 हो गया 52, 13 चौके 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x + 14 है, यहाँ पर भी x + 14 है, तो हम करेंगे क्या, x + 14 को कॉमन, तो x + 14 को हमने कॉमन किया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x - 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए लिखिए अगर, यानी कि यदि x + 14 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -14। ये जबकि क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। असंभव क्यों है बताइए, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक की बात कही जा रही है, जबकि ये 14 क्या है, -14 ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसलिए ये मान हमारा नहीं हो सकता। चलिए लिखिए यदि x - 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। हमारा जो पहला पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक वो क्या आ गया है, 13। भाई इसका मान 13 आ गया, और जब आप इसमें 1 जोड़ दोगे 13 + 1 आ गया 14, ठीक है। तो लिखिए अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 व 14। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज बनाइए सबसे पहले आप लोग, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चलिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब भाई यही ऊंचाई है और ये क्या है, आधार है। तो अगर हम आधार को x ले लें तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7। बात समझ गए भाई, आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हमने आधार को x माना तो ऊंचाई तो x - 7 ही हो जाएगी। आगे देखिए, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो,
अब 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अब ए हमारा हो गया कर्ण, और कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब ये तो पता है हमें, यही और यही निकालना है। ठीक है, चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। आधार को हमने क्या माना? एक्स, तो यही बात यहां पर लिख दीजिए। माना समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना है? x सेंटीमीटर। इसलिए ऊंचाई क्या हो जाएगी? ऊंचाई x - 7 हो जाएगी, जैसा कि प्रश्न में कह रहा है उसी के हिसाब से। तो x - 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय पता होगी, तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय में जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है भाई, इसका जो वर्ग होगा वो बराबर होगा दिस प्लस दिस का स्क्वायर के। ठीक है, चलिए कर्ण कितना दिया? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए आप यहाँ पर। लंब कितना है? अब देखिए यही ऊंचाई हमारी लंब हो जाएगी, तो इसको लिखिए x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है? x है, तो आप x का स्क्वायर कर दीजिए। इसको हल कर लीजिए। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 में कितना होता है? 169। तो यहाँ पर लिखिए 169 a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 2 गुणे 7 गुणे x होगा, 2 सते 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 14x प्लस 49, और यहाँ पर है 169। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इस माइनस इस 169 को इधर लेकर के आइए तो माइनस 169 हो जाएगा, माइनस 169। ठीक है, इज इक्वल टू 0। माइनस 169 को हम इधर लेकर के आए, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 है प्लस 49 है, सॉल्व कर लीजिए। 9 में से हमने 9 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? 0। अब यहाँ पर बचा 6 में से हमने 4 घटाया तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें से हमें 2 कॉमन दिख रहा, सब जगह हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तो हमने 2 को कॉमन किया तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 छंग 12 2 शून्य 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो हमारा 2 है स्टूडेंट, ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो 0 के बराबर कौन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यही हमारा 0 के बराबर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या बन चुका है? एक द्विघात समीकरण बन चुका है, और इसको अब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं। इस 60 को आप ब्रेक करिए, तो हमने ब्रेक किया और हमने पाया -60 है, तो चलिए -60 है, तो इस -60 को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं। हमें क्या चाहिए? -7x यहाँ पर चाहिए। तो अगर हम लोग क्या कर दें, -12 गुणे 5 कर दें तो -60 हो गया, और यहाँ पर लिखे -12x प्लस 5x, तो -12x प्लस 5x कितना हो जाएगा? -7x। अब ये जो -7x है, -7x के स्थान पर हम लोग -12x प्लस 5x लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए, लिखिए -7x के स्थान पर क्या लिखना है? -12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन दिख रहा है x, हमने x को कॉमन किया तो हो क्या गया? x माइनस 12। यहाँ पर हमने 5 का कॉमन किया तो 5 बचा क्या? x, और 5 के 5 1 6 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0।
x माइनस 12 यहाँ पर है, x माइनस 12 है यहाँ पर है, तो हमने x माइनस 12 को क्या किया, कॉमन कर लिया। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए लिखिए, यदि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12। आगे देखिए, यदि हमारा x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0 के तो x इज इक्वल टू -5, और ये क्या है, असंभव है। अब आप कहोगे असंभव क्यों है, क्योंकि देखिए, क्या ये जो दूरी है वो ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती, तो इसलिए ये हमारा मान असंभव है। हम लोग x इज इक्वल टू 12 लेंगे, तो x के स्थान पर आप 12 रख दीजिए तो आपको आधार मिल गया, और यहाँ पर जब आप x के स्थान पर 12 रखेंगे तो 12 माइनस 7 बराबर 5, तो हमारे पास ऊंचाई भी आ गई। ठीक है, तो हमें यही दो भुजाएं निकालनी थी, हमें आधार और ऊंचाई निकालना था, तो हमने निकाल लिया है। लिखिए, अतः समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है, 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, आप लोग देखिए, क्वेश्चन हमें कहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन के, तो मान लेते हैं, माना वो जो विशेष दिन था, माना उस विशेष दिन या फिर उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितना थी, x थी। ठीक है, अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, नग की निर्माण लागत। अब यहां पर आप लोग देखिए, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या दी गई है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। भाई उस दिन x बर्तन निर्माण किए गए, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, तो बर्तनों की संख्या का दुगना 2x हो गया, और 2x से कितना अधिक, 3 अधिक थी। ठीक है, अब ये निर्माण लागत रुपए में आ गई। अब देखिए, हमसे पूछा क्या था, हमसे और आगे क्या दिया हमको, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। लिखिए, उस दिन की कुल निर्माण लागत। अब स्टूडेंट, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 दी गई है, और अगर यहां से हम लोग कुल निर्माण लागत निकालें तो कितना हो जाएगा, x बर्तन निर्मित किए गए और एक नग की, भाई बर्तनों की संख्या x थी और एक नग की निर्माण लागत 2x + 3 थी, तो कुल लागत कितनी हो जाएगी, x गुणे 2x + 3 हमारा बराबर हो जाएगा 90 के। भाई कुल निर्माण लागत बराबर होगा कुल निर्माण लागत के, तो इतना हमें दिया था और इसको हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो गया, और इस x को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू 90। इस 90 को आप इधर ले आइए, 2x² + 3x + 90 इधर आएगा तो हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 0।
अब हमें इसका करना है गुणनखंड। तो चलिए हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। ये देखिए गुणनखंड करने का नियम आपको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको इस अचर पद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अचर पद में हमारे पास क्या है, 90 है। 90 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 180। अब इस 180 को मैं इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो बताइए हम लोग इसको कैसे ब्रेक करें। चलिए अगर हम लोग 15 + 15 गुणे -12 कर दें तो 15 बार में 180 होता है, प्लस 15 को जब -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लिखें 15x - 12x, 15 में से 12x घटाओगे तो आपके पास कितना x आएगा, 3x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3x है, इस 3x के स्थान पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। चलिए अब यहाँ से आप x को कॉमन कर लीजिए, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए ताकि हमारा गुणनखंड हो जाए। तो लिखिए 2x² इस -12x को आप यहाँ पर लिखिए प्लस 15x - 90 = 0। अब यहाँ पर देखिए हमको 2x कॉमन मिल जा रहा है, तो 2x हमने कॉमन लिया तो बचा क्या, x - 6। यहाँ से हमने 15 कॉमन किया तो यहाँ पर x बचा, और 15 छक्का कितना होता है, 90 = 0। यहाँ पर x - 6 है, यहाँ पर x - 6 है, तो हमने x - 6 को कॉमन किया, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x + 15 = 0। अब अगर हमारा लिखे यदि x - 6 बराबर है 0 के, तो x का मान 6 आ गया हमारे पास। ये बर्तनों की क्या हो गई, संख्या हो गई, भाई इतने बर्तन निर्माण किए गए उस दिन। अब यहाँ से देखिए यदि 2x + 15 बराबर 0, तो 2x = -15, x = -15/2। अब ये मान स्टूडेंट क्या है, असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि भैया क्या माइनस में जो बर्तनों की संख्या वो आ सकती है, नहीं आ सकती, ऊपर से भिन्न भी है। ठीक है, तो ये हमारा संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। अब x का मान हमारे पास क्या आ गया, 6, और x हमारा था क्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या थी। अब अगर हम प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकालना चाह रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, x के स्थान पर आप 6 रखिए, तो 2 × में 6 + 3, 2 × 12, 3 × 15। हमारे पास जो नग था, एक नग की जो निर्माण लागत है वो आ गई 15 रुपये, और निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या आ गया है 6। लिख दीजिए अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x = 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत (2x + 3) = भाई x के स्थान पर कितना रखना है, 6 दूनी 12, 3 15। यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।